मैंने अपनी गाड़ी दाएं तरफ एक छोटी सड़क पर घुमाई। वो गली लगभग 100 गज आगे एक बंगले के बड़े से गेट पर पहुंचकर खत्म हो गई थी। मैं एक रिवॉल्वर और 6 गोलियों से कितनी देर उनका मुकाबला कर पाऊंगा कि ये दरारें फिलहाल इतनी बारीक हैं कि इंसानी नजरें उन्हें देखने से कासिर हैं। ताहम अगर जहाज के इंजन एक हद से ज्यादा रफ्तार पर चलाए गए तो ये दरारें खुलना शुरू हो जाएंगी और ऐन समंदर के बीच कोई हादसा पेश आ सकता है। वतन ज़ात। वो इम्पाला बदस्तूर तेज रफ्तारी से मेरा ताक़ुब कर रही थी, लेकिन बाहमी फासला काफी ज्यादा होने की वजह से मुझे यकीन था कि वो मेरी परछाई भी छू नहीं सकेगी और मैं कुछ ही देर में कोलाबा की मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक के हुजूम में शामिल होकर उनकी पहुंच से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन मेरी ये खुशफहमी उड़नछू होने में ज्यादा देर न लगी। मुझे पता चला कि मेरी फिएट टैक्सी का इंजन खासा ताकतवर सही, लेकिन इम्पाला से उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरी तमाम तर कोशिश के बावजूद दोनों गाड़ियों का दरमियानी रास्ता रफ्ता रफ्ता कम हो रहा था। मुझे ये मानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि मैं उस गाड़ी से ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा और वो भी जल्द अज जल्द। सोचने और फैसला करने की मोहलत बहुत कम थी। मैंने अपनी गाड़ी दाएं तरफ एक छोटी सड़क पर घुमाई और फिर एक और मोड़ मुड़कर एक गली में घुस गया। बदकिस्मती से मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि मैं एक संगीन गलती का इर्तिकाब कर गुजरा हूँ। वो गली लगभग 100 गज आगे एक बंगले के बड़े से गेट पर पहुंचकर खत्म हो गई थी। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उस गेट पर 2 मुसल्लह बावर्दी गार्ड्स पहरा देते नजर आ रहे थे, जो टैक्सी को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर चौकस हो गए थे। मैंने फौरी तौर पर टैक्सी की रफ्तार कम कर दी। इस दौरान में गेट सिर्फ 30-40 गज दूर रह गया था। मैंने बिलाखिर टैक्सी रोक दी और खिड़की से गर्दन निकालकर आजिजाना लहजे में खूंखार नजरों से घूरते दोनों गार्ड्स को मुखातिब किया। क्षमा कर दो सरकार, गलती से इधर आ गया। वो लोग गालिबन इस तरह के भटके हुए बिन बुलाए मेहमानों का इस्तकबाल करने के आदी रहे होंगे। चुनाचे उन्होंने नाक चढ़ाकर हाथ से दफा हो जाने का इशारा करने पर इक्तिफा किया। मैं गाड़ी रिवर्स में आगे बढ़ाने लगा, ताहम इस दौरान मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गली से बाहर निकलते ही इम्पाला सवार दुश्मनों से मेरा टाकरा होने वाला है। जाने वो कितने होंगे और उनके पास कौन कौन से हथियार होंगे। मैं एक रिवॉल्वर और 6 गोलियों से कितनी देर उनका मुकाबला कर पाऊंगा। मैंने डरते डरते गाड़ी छोटी सड़क पर मोड़ी और फिर सामने और अकब नुमा आईने पर गहरी नजरों से जायजा लेते हुए रफ्तार बढ़ाई। मुसीबत ये थी कि मुझे बिलाखिर बड़ी सड़क पर पहुंचना था। उसके अलावा उस इलाके से निकलने का कोई रास्ता मेरे इल्म में नहीं था और अनजान गलियों में टामकटोइयां मारने का नतीजा मैं अभी अभी भुगत चुका था। मैं इस तरह के आलम में नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए गाड़ी बड़ी सड़क पर चढ़ाने ही वाला था कि अचानक मुझे वही इम्पाला सामने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी नजर आई। फर्क ये था कि अब एक शख्स ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से टेक लगाए इत्मीनान से खड़ा नजर आ रहा था। मैंने उस शख्स की सहल अंगारी से फायदा उठाने के लिए एक बार फिर एक्सेलरेटर पर पूरी कुव्वत से दबाव डालने का सोचा, लेकिन फिर उस शख्स को जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा करते देखकर मैं चौंका। मैंने गौर से जायजा लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो शख्स न सिर्फ ब्रेक लगाने का इशारा कर रहा था, बल्कि अब सड़क पार करके मेरी टैक्सी की तरफ बढ़ रहा था। मैंने गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाकर रोक दी, लेकिन फिर उस शख्स ने एक अजीब हरकत की। मेरी टैक्सी रोकते ही वो दोबारा अपनी इम्पाला की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और खिड़की से हाथ निकालकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। चंद लम्हे शशोपंज में मुब्तला रहने के बाद मैं दरमियानी रफ्तार से चलती इम्पाला का ताक़ुब करने लगा। अब मामला मेरी समझ में आ रहा था। मैं गालिबन अपने जहन में सांप की तरह कुलबुलाते खदशात की वजह से बिला वजह भड़क कर भाग निकला था। लगभग 1 मील तक आगे पीछे साहली शाहराह पर सफर करने के बाद हम एक खाड़ी के किनारे पहुंचे, जहां से सड़क दाएं तरफ घूमकर कोलाबा की तरफ आगे बढ़ जाती थी। बिलाखिर इम्पाला सड़क किनारे रुक गई। मैंने भी गाड़ी रोक दी और जब उसे बदस्तूर गाड़ी में बैठे देखा तो खुद उतर कर इम्पाला की तरफ बढ़ा। मेरे करीब पहुंचते ही पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खुल गया। मैं बिला झिझक अंदर बैठ गया। मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर 50-55 साल के एक खुशपोश गोरे चिट्टे साहब बराजमान थे। मुझे उनके चेहरे पर ऐसी शोख लेकिन गर्मजोशी से भरपूर मुस्कुराहट नजर आई कि मैंने बेख्तियार मुसाफे के लिए बढ़ा हुआ उनका हाथ थाम लिया। वो बोले, बहुत दिनों के बाद अच्छी खासी भाग दौड़ करवा दी दोस्त, मगर साथ ही जता भी दिया कि इफ्तिखार साहब बिला वजह आपके गर्विदा नहीं है। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, माजरत चाहता हूँ सर। दरअसल मुझे शदीद खतरा था कि आज सचिन के घर पर खुफिया वाले मेरी गर्दन पकड़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। इस तरह मशकूक अंदाज में
انہوں نے مسکراتے ہوئے میری بات کاٹ دی، بولے بہت خوب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ احتیاط پسندی اور فوری فیصلے کی صلاحیت کا آپ کی کامیابیوں میں نمایاں ہاتھ ہے۔ میں فرحان عادل ہوں، افتخار کا معاون۔ سچ مانے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے جوابی گرم جوشی سے کہا، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ سب کی حوصلہ افزائی میرے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے بدستور میرا ہاتھ تھامے رکھتے ہوئے کہا، دل چاہتا ہے کہ آپ سے دل کھول کر بات کروں، خصوصاً پنجاب اور دلی میں آپ کے کارنامے آپ کی زبانی سننے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن یہ وقت اور علاقہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زیادہ دیر خوش گپیاں کر سکیں۔ آپ افتخار صاحب کا یہ تحفہ قبول کریں اور مجھے اجازت دیں۔ میں نے چونک کر ان کے بائیں ہاتھ میں موجود گتے کے چمکیلے اور لمبوترے کارٹن پر نظر ڈالی اور پھر سوالیہ نظروں سے فرحان عادل کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیلورٹ ریزرو امریکن بلینڈڈ وسکی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی، جانی واکر بلیک لیبل کو بھول جائیں گے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آیا کہ افتخار صاحب کے اس مذاق پر کیا رد عمل ظاہر کروں۔ تبھی فرحان عادل کے چہرے پر پہلے شوخ مسکراہٹ لہرائی اور پھر گاڑی میں ان کا دبا دبا سا قہقہا گونجا، معاف کرنا یار، میں بعض اوقات بے موقع مذاق کر گزرتا ہوں، یہ بوتل سچن کے لیے ہے۔ میں نے جھیپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بوتل ان سے لے لی۔ انہوں نے کہا، اس بوتل کے حوالے سے افتخار صاحب کی مزید ہدایات سن لیں، جیسا کہ قوی امید ہے کہ سچن کافی ساری فائلیں لے کر آیا ہوگا، تصدیق ہونے پر آپ کو کوشش کر کے اس شراب کا کم از کم ایک جام اپنی نظروں کے سامنے اسے پلانا ہوگا، دوسرا وہ خود پیے گا اور تیسرے سے پہلے مدہوش ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس بوتل میں خواب آور دوا انجیکٹ کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ خود ان تمام فائلوں میں موجود زیادہ سے زیادہ دستاویزات کی تصویریں اتاریں گے اور پھر کیمرے سے فلم رول نکال کر نیا رول ڈالنے کے بعد وہاں سے نکل آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی اضافی معلومات ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے ان کی ہدایات پر لفظ بلفظ عمل کرنے کا یقین دلایا۔ اس دوران میں اسلم ہماری گفتگو میں دخل دینے کی بجائے چپ چاپ مسکراتا رہا۔ مزید چند باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے رخصت ہونے کی اجازت دی۔ میں نے وہ بوتل ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے قدموں میں رکھ لی اور ٹیکسی موڑ کر واپس نیوی نگر کی طرف چل پڑا۔ سچن کے گھر کی طرف جانے والی تنگ سڑک پر پہنچتے ہی میں ٹیکسی کی رفتار کم کر دی۔ میری نظریں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ کیا آج بھی میں بغیر کسی مشکل کے سچن کے سر پر سوار ہو کر اپنے اشاروں پر اسے چلانے اور اپنا کام نکلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دراصل مجھے تمام دن دھڑکا لگ رہا تھا کہ کہیں اس نے خوفزدہ ہو کر فائلیں چھپا کر گھر لانے کا ارادہ ترک نہ کر دیا ہو، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ کہیں وہ اپنی اس سرگرمی کے دوران پکڑا نہ گیا ہو۔ ایسی صورت میں قوی امکان یہ تھا کہ شکاری اس کے گھر پر جال بچھائے بے تابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنے دل میں کلبلاتے انہی خدشات کے پیش نظر میں نے ٹیکسی براہ راست سچن کے گھر کے سامنے لے جا کر کھڑی کرنے کی بجائے لگ بھگ 100 گز پہلے روک دی۔ میں آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے پیدل چلتا ہوا سچن کے کوارٹر کے قریب واقع باغیچے میں داخل ہوا اور پھر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے گہری نظروں سے گیٹ اور گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ میں کوشش کے باوجود وہاں کوئی غیر معمولی سرگرمی بھانپنے میں ناکام رہا۔ کچھ انتظار کے بعد میں نے خطرہ مول لے کر قریب سے کوارٹر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں چہل قدمی کے انداز میں سچن کی قیام گاہ کے سامنے سے گزرا اور 50 گز آگے جانے کے بعد واپس پلٹا اور ایک بار پھر گیٹ کے سامنے سے گزرا۔ اس دوران میں بھی میری نظریں خطرے کی کوئی علامت تلاش کرنے میں ناکام رہیں۔ سچن کی کار معمول کے مطابق مجھے سامنے کوارٹر کے احاطے میں کھڑی نظر آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں سچن کی نشست گاہ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے مجھے عجیب بیزار سی نظروں سے دیکھ کر ناراضی بھرے لہجے میں کہا، میں اس اشب گھڑی پر دھتکار کرتا ہوں جب تم میرے جیون میں گھسے تھے، میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ جانے کیوں مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو مسٹر سچن، تم میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گندے کرتوتوں کے نتیجے میں ذلیل ہو رہے ہو۔ تمہیں تو میرا آبھاری ہونا چاہیے کہ بربادی کے کھڈے میں گرنے سے پہلے تمہیں روک لیا۔ آج نہیں تو کل تمہاری پتنی اور افسروں پر ان تمام نیچ حرکتوں کا پول کھل ہی جاتا، پھر تم کہیں کے نہ رہتے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے دلائل کتنے بھی ٹھوس ہوں وہ اپنی شکل کو نہیں بلکہ آئینے کو ہی داغدار کہے گا۔ چنانچہ میں اپنے مقصد پر آ گیا۔ کتنی فائلیں ساتھ لائے ہو؟ اس نے بدستور پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کہا، پورا بنڈل، جیون داؤ پر لگا کر ساری لے آیا ہوں۔ میں نے محض احتیاطاً پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ تمہاری یہ کارروائی کسی کی نظروں میں نہیں آئی؟
اس نے तुनक कर कहा, बालिकों जैसी बात क्यों करते हो? अगर कोई मुझे देख लेता तो क्या इस वक्त मैं यहाँ बैठा होता? मैंने पूछा, कहाँ है वो? उसने आंख से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेडरूम में। कल दिन के उजाले में काम पूरा करूंगा। मैंने गर्मजोशी से उसके शाने पर थपकी दी। शाबाश, मैं तो खामखा तुम्हें कायर समझ रहा था। तुम तो बड़े दलेर और निडर निकले। इस बहादुरी पर तुम स्पेशल इनाम के मुस्तहिक हो। ये लो, मजे करो। इतना कहकर मैंने कपड़े में लिपटी हुई बेशकीमत शराब की बोतल उसके सामने मेज पर रख दी। शराब पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें चमक उठी और बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर लहराई। ओए होए, ये तो अमरीकी दारू है। मैंने हल्के से तंज के साथ कहा, सिर्फ अमरीकी दारू नहीं बल्कि बहुत आला दर्जे की और महंगी दारू है। बहुत ढूंढ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। उसने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, और अगर मैं आज ये फाइलें लेकर ना आता तो? मैंने बिला तरद्दुद कहा, तो यही बोतल मैं तुम्हारे सर पर फोड़ देता। मुझे खदशा महसूस हुआ कि कहीं मेरी ये बात उसे भड़का न दे, लेकिन उस वक्त वो उस शराब के सुरूर में गुम होने के तसव्वुर से इतना मसरूर और मशहूर था कि उसने मेरी बात में पोशीदा तौहीन पर तवज्जो न दी। मैंने कहा, इस तरह देख देख कर राल टपकाने की बजाय बेहतर है कि एक आध ग्लास चढ़ा लो, लेकिन मेरे से कबाब टिक्कों की फरमाइश न करना। मेरा इधर उधर धक्के खाने का मूड नहीं है। उसने जवाब दिया, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास नमकीन सामग्री मौजूद है, काम चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक आध ग्लास तुम्हारे लिए बनाऊं? मैंने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, इसे अपना इनाम समझकर मौज करो, मैं तुम्हें देखकर ही दिल खुश कर लूंगा। मुझे जिस नशे की लत है वो तुम्हारी सोच से बाहर है। उसने मेरी बात का कुछ और ही मतलब लिया और खबीसाना अंदाज में दाईं आंख दबाकर कहा, यार तुम कहो तो सही, एक फोन पर ऐसी छमक छल्लो यहाँ आकर बैठी होगी कि दिल खुश हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं चेंप सा गया। मैंने अपनी कैफियत छुपाते हुए बात पलटते हुए कहा, धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, कमोडोर नीलकंठ के दिल्ली जाने की क्या इत्तला है? उसने शाने उचकाए, बोला, कुछ जानकारी नहीं है अभी, हो सकता है कई दिन लग जाएं। चिंता न करो, मौका मिलते ही नीलकंठ जी के दफ्तर जाकर तमाम काम निपटा दूंगा। उसने मेरी तवक्को और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बेशकीमत अमरीकी शराब से मुस्तफीद होने में ज्यादा देर न लगाई। उसने अपने किचन में सोडे की बोतलों का वाफर स्टॉक रखा हुआ था, जबकि मौसम ठंडा होने की वजह से बर्फ की जरूरत ही नहीं थी। उसने पहला जाम चंद ही घूंट में चढ़ा लिया, अलबत्ता दूसरा जाम मजा लेते हुए चुस्कियों के साथ खत्म हुआ। वो पीने के साथ साथ शराब के जायके और तेजी की तारीफ भी करता जा रहा था। तीसरा जाम भर कर सामने रखने तक उस पर सुरूर का गलबा नुमाया नजर आने लगा। जाम खत्म होते होते वो बाकायदा बहकने लगा। पहले वो अपनी बीवी की सरकशी का जिक्र कर करके गालियां बकने लगा और उससे इंतकाम लेने के एक हथकंडे के तौर पर मुख्तलिफ औरतों से अपने नाजायज ताल्लुकात की डींगे मारने लगा। उसने फख्र का इजहार किया कि वो अपने ससुराल में आरती देवी की सगी चचाजाद बहन सपना के साथ भी रंगरलियां मना चुका है। फिर वो अपने ससुर की कंजूसी पर उसे गायबाना लानत मलामत करने लगा। फिर वो भगवान से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने लगा कि उसके ससुर का जल्द अज जल्द देहांत हो जाए ताकि वो उसकी दौलत पर काबिज होकर अय्याशी कर सके। मैं उसकी बकवास पर गौर किए बगैर महज उसकी हिज़यानी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था, लेकिन फिर जब वो अपने बॉस कमोडोर नीलकंठ को मुगल्लजात से नवाजने लगा तो मैं चौंका। वो साथ साथ शिकायत कर रहा था कि नीलकंठ उसकी कारकर्दगी से सख्त नाला है और बात बे बात पे उसे लताड़ता रहता है। उसने नाकिस कारकर्दगी को जवाज बनाकर उसकी तरक्की भी रोक रखी है। रफ्ता रफ्ता उसका गैज़ गज़ब मजीद शिद्दत पकड़ गया और उसने बदबूदार गालियों के दरमियान बद्दुआ दी कि भवानी देवी ट्रेन की उस बोगी में आग लगा दे और नीलकंठ को जलाकर भस्म कर दे जिसमें वो राजधानी दिल्ली जाने वाला है। मैंने अपना जोशो खरोश दबाते हुए सरसरी लहजे में कहा, वो नीच सोमवार को जा रहा है ना राजधानी? उसने झूमते हुए लगभग खरखराती आवाज में कहा, नहीं मंगलवार। उसके साथ ही वो सोफे पर ढेर हो गया। सचिन तो होशो हवास खो बैठा था, लेकिन उसकी जबान से नादानिस्ता तौर पर निकलने वाले अल्फाज ने मेरे आसाब झंझना कर रख दिए। मेरे जहन में सवालात आंधी की तरह चकरा रहे थे। बज़ाहिर डरपोक और मजहूल नजर आने वाले उस शख्स ने अपने बॉस की दिल्ली रवानगी के हवाले से सफेद झूठ बोला था। शराब के असर से दिमाग न घूमता तो हम उसकी बात का एतबार करके कमोडोर की दिल्ली रवानगी का इंतजार करते रहते और वो दारुल हुकूमत का चक्कर लगाकर वापस भी आ जाता और हमारा काम धरे का धरा रह जाता। अब मेरे जहन में ये शक भी जोर पकड़ रहा था कि कहीं उसने अपने दफ्तर की फाइलों से मतलूब राजों की फराहमी के हवाले से भी हमें झांसा तो नहीं दिया। शायद ये हमें उल्लू बनाते हुए किसी मुनासिब मौके का मुंतजिर है कि अपनी जान छुड़ा कर मेरी गर्दन फंसा सके।
मैं एक बार खुफिया वालों के हत्थे चढ़ गया तो उसे ब्लैकमेल करने का हरबा धरे का धरा रह जाएगा। मैंने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करना चाहा। बज़ाहिर कींचवा नजर आने वाला ये सांप अगरचे मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया है, तहम अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी से मुझे डसने से पहले ही ये बेनकाब हो गया है। उसकी गर्दन अभी तक मेरे शिकंजे में है। अगर उसने अब तक चालबाजी की है तो भी उसे हमारी उंगली के इशारे पर नाचना पड़ेगा। लेकिन पहले ये तस्दीक जरूरी है कि उसने अब तक जो मालूमात मुहैया की हैं वो असली हैं या जाली। फिलहाल अपने इस शक की तस्दीक या तरदीद के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, और वो ये कि आज ये जो फाइलें लाया था उनका बगौर जायजा लिया जाए। मैं उसे वहीं नशिस्त गाह में छोड़कर उसकी ख्वाबगाह में जा पहुंचा। मुझे सामने ही मसहरी की साइड टेबल पर फाइलों का पलंदा रखा नजर आ गया। मैंने धड़कते दिल के साथ फाइलों पर लपेटा फीता खोला और सबसे ऊपर वाली फाइल खोलकर उसमें मौजूद दस्तावेजात पर नजर दौड़ाई। मैं बहरी साइंस के रमूज से नाबलद था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि दस्तावेजात के मुंदरजात का बगौर जायजा लेने के बाद मामला किसी न किसी हद तक भांप लूंगा। पहली दो फाइलें जहाज की तजीनो आराइश पर आने वाले अखराजात और अमले की तनख्वाहों की दस्तावेजात पर मुश्तमिल थीं। मैंने चीदा चीदा मालूमात की तस्वीरें खींचने पर इक्तिफा किया, लेकिन मेरी नजरों के सामने आने वाली तीसरी दस्तावेज ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। वो एक तहकीकी रिपोर्ट का नतीजा थी। INS विक्रांत के कमांडर के तौर पर मुंतखब किए जाने वाले कैप्टन S प्रकाश की मुकम्मल करदा इस तहकीक में INS विक्रांत के स्टीम बॉयलर्स में पड़ने वाली बारीक दरारों से जहाज की कारकर्दगी पर रूनुमा होने वाले असरात का जायजा लिया गया। मैं जैसे रिपोर्ट के नताइज पढ़ता गया, मेरे लहू की धड़कन तेज होती गई। S प्रकाश ने अपने अखज़ करदा नतीजे में बताया था कि ये दरारें फिलहाल इतनी बारीक हैं कि इंसानी नजरें उन्हें देखने से कासिर हैं। ताहम अगर जहाज के इंजन एक हद से ज्यादा रफ्तार पर चलाए गए तो ये दरारें खुलना शुरू हो जाएंगी और ऐन समंदर के बीच कोई हादसा पेश आ सकता है। ये पढ़कर मैं खुशी से झूम उठा। अपनी दिली कैफियत संभालते हुए मैंने आगे बढ़ा। कैप्टन प्रकाश शदीद मायूसी के एहसास के तहत लिखता था कि इस सूरत हाल में उसके अलावा कोई चारा नहीं कि INS विक्रांत की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार सिर्फ 14 नॉटिकल माइल रखी जाए। लेकिन इस सूरत में ये पाकिस्तान की अमरीकी साख्ता टेंच क्लास आबदोस का आसान शिकार बन सकता है, जिसकी खरीदारी की बातचीत जारी थी। बाकी रिपोर्ट में जहाज पर परवाज करने और उतरने के हवाले से तैयारों की सलामती और तहफ्फुज़ के हवाले से संगीन खदशात का इजहार किया गया था, जबकि जहाज पर तैयारा शिकन तोपों की कारकर्दगी के हवाले से कई कमजोरियों की निशानदही की गई थी और बहैसियत मजमूई मायूसी का इजहार करते हुए उस जहाज को हिंदुस्तानी बहरिया के लिए सफेद हाथी करार दिया गया था। उस रिपोर्ट में आला हुकाम की तरफ से जहाज पर तैनात करने के लिए खरीदे गए तैयारों के इंतखाब पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया गया था और उनमें से हर किस्म के तैयारे की कारकर्दगी के साबिका रिकॉर्ड का जायजा लिया गया था। उसने डर जाहिर किया था कि ये जहाज किसी जंगी मार्के से पहले जहाज के अर्शे से परवाज करते और लैंड करते हुए तसलसल से तबाह हो सकते हैं, जिससे जहाज और तैयारे के अमले के हौसले पस्त हो जाएंगे।